हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब सुरक्षित होंगे और अपने अपने घरों में होंगे। जैसे कि लॉकडाउन की स्थिति चल रही है पूरे देश में दोस्तों। साथ ही आपको पता है कुछ ज़िलों में छूट दी गई है। जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं दिन पे दिन, और उसके साथ साथ गवर्नमेंट चाह रही है कि जो जिन क्षेत्रों में कोरोना हॉटस्पॉट जो क्षेत्र नहीं है, जहां कोरोना से संबंधित कोई भी मरीज़ नहीं है, उन ज़िलों में थोड़ा बहुत छूट दी जाए। तो उन्होंने क्या क्या छूटें दी है उसके बारे में हम आज की वीडियो में जानेंगे, और साथ ही जानेंगे जो देश में गतिविधियां चल रही है उसके बारे में। क्या हम कोरोना वायरस से जो 3 मई तक का लॉकडाउन है, इससे पहले भी हम जो ये लॉकडाउन है ये पहले भी ख़त्म कर सकते थे। इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी में थोड़ा संक्षिप्त में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। और अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, ताकि उत्तराखंड से संबंधित जानकारी आप लोगों को सबसे पहले मिले। और साथ ही दोस्तों, आपको सामने स्क्रीन पर आज की वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ नैनीताल उत्तराखंड में हल्द्वानी की यह वीडियो है जो आप लोगों तक पहुँचाई जा रही है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो भी पसंद आएगी और अधिक से अधिक लोगों तक आप शेयर जरूर करें। में हम जानेंगे जो कोरोना वायरस संक्रमण से पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति है, और साथ ही केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को आदेश दिए हैं कि जो जिन ज़िलों में कोरोना वायरस संबंधित कोई भी मरीज़, कोई भी पेशेंट नहीं है, उन राज्यों में उन क्षेत्रों में, उन ज़िलों में धीरे धीरे कामकाज जो है वह सुचारू रूप से किया जा सके। इसीलिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं, जो भी उनके ऐसे ज़िले हैं उन्हें लॉकडाउन की स्थिति से नॉर्मल स्थिति में लाया जाए। तो ये कौन कौन से उत्तराखंड में काफ़ी हमारे ऐसे ज़िले हैं जो अभी तरह पूरी बंद हैं, जैसे देहरादून, नैनीताल, ये जो क्षेत्र हैं ये पूरी तरह से अभी बंद हैं। और कई क्षेत्रों में छूट मिली है, वो कौन कौन सी छूटें मिली हैं आगे मैं वीडियो आप लोगों को बताऊंगा। इसी के तहत गवर्नमेंट ने इनको 3 भागों में बांटा है, 3 कलरों में बांटा है, 3 जोन में बांटा है। जिसमें ज़्यादा पेशेंट हैं उसे पूरी तरह लॉकडाउन किया गया है, जिसमें कम पेशेंट हैं उन्हें थोड़ा छूट मिली है, और जहां कोई भी पेशेंट नहीं है वहां पूरी तरह छूट देने की गवर्नमेंट ने कोशिश की है। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे छूटें हैं जो आपको गवर्नमेंट ने अभी दी हैं। अगर आप दफ्तर या ऑफिस आपका खुला है और आप जाते हैं, आपको वहाँ से पास मिलेगा, आप उसके लिए आपको छूट मिल चुकी है गवर्नमेंट की तरफ से। आपातकालीन स्थिति में दोस्तों आप अपनी पर्सनल वाहन का यूज कर सकते हैं हॉस्पिटल जाने के लिए। अगर कोई इमरजेंसी आपको आती है तो 2 पहिया वाहन में सिर्फ 1 आदमी ही ट्रेवल कर सकेगा, ये गवर्नमेंट ने बताया हुआ है। इस चीज़ पे विशेष ध्यान देना है आपको कि अगर आप बाइक का यूज़ करते हैं तो सिंगल आदमी ही, अकेला आदमी ही उस पर सवारी करेगा। और अगर आप 4 पहिया वाहन यूज करते हैं, कार का यूज़ करते हैं, तो उसमें जो ड्राइवर है उसके साथ एक व्यक्ति जो पीछे बैठा होना चाहिए, एक ही व्यक्ति होना चाहिए। और पूरे देश में दोस्तों घर से बाहर निकलने पर पाबंदी है। अगर बिना वजह से आप घर से बाहर निकलते हैं उस पर भी पूरी तरह से अभी रोक है। और दोस्तों पूरे देश में अगर आप इस चीज़ पे विशेष ध्यान दिया गया है कि पूरे देश में कोई भी व्यक्ति बिना मास्क या बिना मुंह ढके, मुंह में कोई कपड़ा या इस तरह से बाहर नहीं निकल सकता। ये मुख्य चीज़ है। इस चीज़ पे आपको बहुत सोचना है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें, मास्क से ही ज़रूरी नहीं है, आप कपड़े से भी मुंह ढक सकते हैं। और नर्सिंग होम, अस्पताल, दवाओं या जो दवा हैं इनके मेडिकल स्टोर और इससे संबंधित मेडिकल संबंधी जो उपकरण हैं इनकी दुकानें खुली रहेंगी। और साथ ही मनरेगा कार्य जो मनरेगा कार्य है, और साथ ही जल संचय का कार्य है, सिंचाई का कार्य है, ये जो है यह चलते रहेंगे। इस पर गवर्नमेंट ने छूट दे रखी है। और साथ ही दोस्तों आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किन क्षेत्रों में किन चीज़ों पर अभी भी पाबंदी लगी हुई है पूरी तरह से, वो जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बता दें दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा है या फिर ट्रेन से है, बस से है, ट्रेवल की जो सुविधाएं हैं, सार्वजनिक जो सुविधाएं हैं, वो गवर्नमेंट ने अभी पूरी तरह बंद कर रखी हैं। और साथ ही सिनेमाघर, होटल, मॉल्स में भी पूरी तरह से अभी रोक लगाई है गवर्नमेंट ने कि कोई भी ये चीज़ें अभी खुलेंगी नहीं। तो ये थी जानकारी कि आप इस लॉकडाउन की स्थिति के बाद क्या क्या आपको इसके लिए छूट मिली है इस लॉकडाउन में अभी उत्तराखंड में, और क्या क्या हमको काम जो है वो नहीं करने हैं,
किन किन क्षेत्रों के में हमको पाबंदी है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। और साथ ही दोस्तों अगली टॉपिक पर हम बात करेंगे, जिस तरह से मैंने आपको फर्स्ट में बताया, क्या हम कोरोना वायरस को कुछ और कम आंकड़ों के साथ रोक सकते थे। तो इसका जवाब एक हिसाब से हाँ हम ज़रूर दे सकते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादातर लोग उस समय सामने आए जब जमात हुई, उससे संबंधित ज़्यादा लोग पूरे देश में अलग अलग स्थानों पे मिले। वो उत्तराखंड में भी हमारे कई क्षेत्रों में वो लोग मिले जो जमात से जुड़े हुए थे। तो ये एक मुख्य कारण था उस वजह से, वरना हम 14 मई तक शायद इसको थोड़ा और कंट्रोल करके रख सकते थे। तो इस वजह से, और दूसरी बात, जो पुलिसकर्मी और इन पे हत्या करते, इस टॉपिक पे भी देवभूमि उत्तराखंड अपनी राय रखना चाहता है। जो इस तरह की सरकार से संबंधित, सरकार को नुकसान पहुंचाते हैं संबंधित, या फिर उस पुलिस वाले से संबंधित, उन डॉक्टरों से संबंधित जो उसकी रक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए वहाँ मौजूद हैं, उन्हीं को नुकसान पहुंचाना कहाँ तक उचित है, ये आप भी समझते हैं और मैं भी समझता हूँ। और ये हमें बहुत अच्छी तरह समझने की आवश्यकता है कि अगर पत्थर आए तो उसका जवाब क्या होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ सकते हैं कि अगर उस इंसान की भी अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है और उसके भी अपने सेल्फ राइट हैं, उसका भी अपना अधिकार है, जो पत्थर मार रहा है उसका अपना अधिकार है, तो उस इंसान का भी अपना अधिकार है जो उसकी सुरक्षा और उसकी जिम्मेदारी के लिए वहाँ खड़ा है, उसी की भलाई के लिए खड़ा है, तो उसका भी कोई राइट बनता है। तो देवभूमि उत्तराखंड का सीधा और स्पष्ट मानना यह है दोस्तों, पत्थर से भी किसी की मौत हो सकती है। पत्थर मारने से अगर आपके सर में लग गई तो उससे भी मौत हो सकती है, और गोली से भी किसी की मौत हो सकती है, ये आप भी जानते हैं। तो उसी तरह अगर जो ये घटनाएं जो है हमारे देश में बहुत पहले से चलती आ रही हैं, पहले जम्मू कश्मीर में होता था, फिर दिल्ली में हुआ, और अब देख रहे हैं आप शहरों के अलग अलग क्षेत्रों में ये घटनाएं घटती जा रही हैं। तो देवभूमि उत्तराखंड का इसमें सीधे मानना यह है दोस्तों, पत्थर के बदले गोली। पत्थर से भी मौत हो सकती है, गोली से भी मौत हो सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर चाहे किसी भी समाज, किसी भी धर्म, किसी भी जाति का इंसान हो, व्यक्ति हो, अगर वह सेना पे इस तरह से पत्थर मारता है तो सेना को यह निर्देश ज़रूर होना चाहिए, वो सेल्फ डिपेंड में उस पर गोली चला सकती है। क्योंकि अगर ऐसा होता रहा तो ये पत्थर मारने की जो घटनाएं हैं ये हमारे देश में कभी समाप्त नहीं होंगी। ये मेरा अपना पर्सनली मानना है कि अगर ऐसे हम इन चीज़ों को इतना ही डिले करते रहे, इतना ही मतलब अपने दिमाग से हटाते रहे, तो ये चीज़ें रुकेंगी नहीं और बढ़ेंगी। तो देवभूमि उत्तराखंड यही मानता है कि अगर ऐसी कोई घटनाएं होती है तो सैनिक का भी जो अपना सेल्फ जो उसका जो अधिकार है वो भी उस व्यक्ति का है, उस सेना के जवान का है, जो एक नॉर्मल इंसान का है। उसका तो कुछ और ज़्यादा होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि वह उसकी सुरक्षा के लिए गया हुआ है। और हम यही चीज़ें, यही बातें हर बार बोलते रहते हैं और देखते रहते हैं, और इम्प्रूवमेंट कुछ नहीं। फिर वो लोग आते हैं, फिर पत्थर मारते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर कहीं और ऐसी घटनाएं होंगी, फिर हम उन चीज़ों पे बात करते रहते हैं। अगर जिस दिन सेना को यह बता दिया गया कि अगर पत्थर आता है तो उसके बदले आप गोली मार सकते हो, तो ना तो पत्थर उठेगा, और उठेगा भी तो बचेगा नहीं। तो सबसे बड़ी बात, जब लोगों के मन में इसका डर ही नहीं है कि पत्थर मारने से हमको कुछ हो सकता है, तो फिर तब तक कि ये मामले जो हैं वह कम नहीं होंगे, बढ़ते ही रहेंगे। ये देवभूमि उत्तराखंड का पर्सनली ऐसा मानना है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप काफ़ी हद तक, काफ़ी ज़्यादातर लोग मेरी इस बात से सहमत होंगे। जिस जगह से अगर पत्थर आते हैं उस जगह पर अगर हम गोली भी चला दे तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये मैं पर्सनली इस बात को कह रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो में समझ पाए होंगे कि आपको लॉकडाउन में क्या क्या चीज़ें नहीं करनी हैं और क्या क्या चीज़ों में आपको छूट मिली हुई है। और दोस्तों अगर आप उत्तराखंड से संबंधित और कोई और जानकारी चाह रहे हैं तो आप ब्लॉगर पेज से भी मेरे से जुड़ सकते हैं। आपको पूरी तरह अच्छी और सटीक जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी, और उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों के बारे में पूरी जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी। और फेसबुक पेज पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं,
इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस चैनल का मुख्य लक्ष्य न सिर्फ आपका मनोरंजन करना है बल्कि आपको उत्तराखंड की सभ्यता और संस्कृति के साथ जोड़ना इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है। तो जुड़े रहे देवभूमि उत्तराखंड के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, भारत माता की जय। और दोस्तों साथ ही जुड़े उत्तराखंड के देवी देवता पार्ट 2 में जो वीडियो मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं उत्तराखंड के देवी देवताओं के बारे में। और पार्ट 1 में आप लोगों को दोस्तों मैंने बताया था उत्तराखंड में देवी देवता किस तरह से पूजे जाते हैं, किस किस रूप में पूजे जाते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में बताई थी। और अगर आपने वो पार्ट 1 नहीं देखा है तो दोस्तों उसे ज़रूर फॉलो कीजिए और उसे देखिए ताकि आप समझ सकें उत्तराखंड में किस तरह से देवी देवताओं की पूजा होती है और उनकी मानक जो क्षमता है वो क्या क्या है। ये आप उस प्लेलिस्ट में बनी सारी वीडियो से समझ सकते हैं और किस किस तरह से जो हमारी पूजा पद्धति है उसके बारे में आप समझ सकते हैं। तो जुड़े आप, उम्मीद करता हूँ आप जुड़ेंगे देवभूमि उत्तराखंड से। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, भारत माता की जय।